बाबा साहब ने कहा था राइट ऑन योर वॉल्स दैट यू आर टू बी द रूलर ऑफ दिस कंट्री। तब दीवार नहीं थी, लेकिन ये कहा गया कि जाके अपनी दीवार पे लिखो हम इस देश के शासक हैं, शासक हो। भाई आप शासक बनो, और शासक बनने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक औजार दे दिया। औजार क्या है? एक व्यक्ति होगा, एक वोट दे सकेगा और उसकी कीमत भी एक ही होगी। तो सरकार में आने के लिए एक वोट का माध्यम है। तो पहले तो तलवारें टनकती थी, तलवार के बल पर होता था परिवर्तन। अब तो एक वोट का सहारा है। कि पुराने इतिहास को आप लोगों को भी जानना चाहिए कि उसमें जिज्ञासा कैसे पैदा होती है। हमारा स्पेसिफिक सवाल हमारे नए श्रोताओं के लिए कि इसमें शील, चरित्र, ईमानदारी और मोरल अथॉरिटी, नैतिक बल का कुछ योगदान था या हुड़दंगी करके बसपा सत्ता में आ गए? ये जो आपने कहा ना कि चाल चलन और चरित्र, और दूसरी चीज ईमानदारी कि मोरल अथॉरिटी के बल पर, और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग कर्मचारियों को पहले शुरू किया था, छोटे छोटे चपरासी बाबू तक थे, तो उसमें है क्या कि इनके रोजी रोटी का सहारा जरा बना रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसी को पहले हमारे साथियों, जय भीम। आज हम बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के फाउंडर और बहुजन समाज पार्टी के प्रथम प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू राज बहादुर जी के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में हमारे गुरु प्रेरक आदरणीय डॉक्टर रामाधीन बाबूजी, जो उरई जालौन से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और थोड़े थोड़े वोट से रह गए। मानवर काशीराम जी के इटावा लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, प्रभारी और उनके इलेक्शन एजेंट भी रहे। तो बहुत खट्टे मीठे अनुभव आपके रहे। कमज़ोरों को, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम अक़लियत को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे, जिसको आर्यावर्त भी कहा जाता है, इसके हुक्मरान बनाने में आप नींव के पत्थर हैं। बेशक नींव के पत्थर भले ही कंगूरे न देख पाएँ, पर उनकी इमारत को खड़ी करने में बड़ी जतन और बड़ा परिश्रम होता है। और आदरणीय डॉक्टर राज बहादुर साहब तो प्रथम सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। गाजीपुर से विधानसभा का चुनाव भी आपने जीता। तो डॉक्टर आदरणीय राज बहादुर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे, किस तरकीब से, किस जतन के साथ उन्होंने निरीह लोगों को, निर्धन लोगों को, गरीबों को, शोषितों, पीड़ितों को, डरे हुए लोगों को हिम्मत दे करके और सत्ता के रास्ते पर ले गए। मानवर काशीराम जी के आप दोनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिपह सलार रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव बारी बारी से। हाँ, सबसे पहले तो हम माननीय लड्डू प्रसाद उत्तर प्रदेश के मंत्री और अपने पुराने साथी, जैसे कहते हैं कि नर्सरी और प्राथमिक विद्यालय के साथी हमारे डॉक्टर रामाधीन साहब, इन दोनों साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद, वैसे टेलीफोन के माध्यम से तो बात होती थी, लेकिन आज जो है ये लोग हमारे घर पर आए, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। और हमारे जो मीडिया के साथी, तो इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे इस गरीब खाने पर आए और हमसे कुछ जानने के लिए आप लोग प्रश्न करते हैं। साथियों, बहुत सीधी सी बात है कि हम लोगों ने जब सोचा और काशीराम साहब के नेतृत्व में सोचा कि एक कंसेप्ट उनके दिमाग में आया कि देश में जो वर्टिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी है, जो जिसपे खड़ी नुमा सोसाइटी है, वर्टिकल सिस्टम में है, तो ये जो खड़ी नुमा वर्टिकल सिस्टम सोसाइटी को पैरेलल
में होना चाहिए, और पैरेलल होके तो तभी एक हम बराबरी का या इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि इस देश में सबसे पहले तो आर्य लोग इस देश में आए, खैबर दर्रा से आए, उसके बाद मुग़ल आया, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद देश आज़ाद। लेकिन आप ये जानते हैं कि आबादी तो जो आर्यों के आने के पहले यहाँ थी, वो कौन थे लोग? वो हम ही लोग थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, जो कि यहाँ पहले से यहाँ विराजमान थे और हमारा राजपाट था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसीलिए जब आर्य आए तो इन्होंने शिक्षा, सुरक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य, रोजगार से इनको वंचित कर दिया। मुग़ल आया तो मुग़लों में और आर्यों में एक समझौता हो गया। इनके हमारे यहाँ पंडित पुरोहित थे या धर्माचार्य लोग थे, और इनके मुसलमानों में जो है जो मौलाना मौलवी वगैरह थे। दोनों में एक समझौता हो गया कि हम अपने धर्म के हिसाब चलेंगे, आप अपने धर्म के हिसाब से, एक दूसरे के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं हो। लिहाजा कोई जो है सामाजिक परिवर्तन की बात जो है मुग़ल पीरियड में भी नहीं उठी। तो हम लोगों ने जब काशीराम साहब के नेतृत्व में विचार किया कि भाई वर्टिकल सिस्टम ऑफ सोसाइटी जो है उसको पैरेलल में लाना है, तो लोगों को कास्ट बेसिस पर काल फाड़ करके उसको क्लास में कन्वर्ट करना है। कास्ट बेसिस पर बुलाया जाएगा कि SC ST OBC माइनॉरिटीज बुलाइए कास्ट बेसिस पर, लेकिन उसका ये क्लास बनना चाहिए अमीरी और गरीबी का। तो जब ये कंसेप्ट ये पूरे देश में दौड़ा करके उन्होंने शुरू किया, तो हम लोगों ने सीधी सी बात है कि भाई लोगों की समझ में कैसे बात आएगी, और हम लोगों ने जिसमें समता मूलक के लिए कि भाई जो BSP की क्या पहचान होगी या DS4 की क्या पहचान होगी, वामसेप की क्या पहचान है, तो समता, ममता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, यही जो है पंचशील का संदेश है। समता, ममता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार का संदेश जो है जन जन तक पहुंचाया जाए। तो मेन चीज़ ये मुद्दा है कि कैसे हमने अट्रैक्ट किया या कैसे बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए जो प्रयास किया, इकट्ठा हो गए और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सरकार भी बन गई। उसमें सीधी सी बात ये है कि जब इस देश में समझ लीजिए आर्य नहीं थे, मुग़ल नहीं थे, अंग्रेज नहीं था, तो तब तो हम ही ये मूल निवासी थे इसके, हम ही यहाँ के राजा थे। तो हमने सीधी सी बात ये है कि हमने जो है उसको लोगों के बीच में अपने तमाम साथियों के सहयोग से ये दिमागी हलचल पैदा किया, या उसके अंदर जो है दिमाग में उसके बैठाने की कोशिश किया कि आप इन लोगों के पहले तो राजा हम ही थे, हमारा सब कुछ था, आज हमारे पास कुछ नहीं है। पहले जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या OBC है, इनके पास सब कुछ था, शिक्षा थी, सुरक्षा थी, संपत्ति थी, स्वास्थ्य था, रोजगार था, मान सम्मान था, सेनाएं थी, वैभव था, सारा कुछ था। लेकिन जब आर्य आए तो इन्होंने इनसे दोस्ती करके धोखे से एक एक करके मार करके युद्ध में हरा दिया। और आज जो है, आज जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है या जो OBC है, तो ये वाकई में ये सज़ा भुगत रहा है। जब हमारे लोग, हमारे पूर्वज जो है हार गए किसी कारण से, तो जब हार गए तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो लड़ाकू कौम है, ये लड़ने वाले लोग हैं। अगर इनको ये याद रहेगा कि हम राजा थे, राजपाट हमारा था, तो ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। लिहाजा इनको शिक्षा से पहले काट दो कि ये अपने इतिहास को ही भूल जाए। फिर सुरक्षा का इनको कोई अधिकार नहीं होगा, औजार फौजार नहीं, तो शिक्षा से काट दिया, सुरक्षा से काट दिया। कहा इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति से भी काट दिया। शिक्षा, सुरक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य का तो कोई सवाल ही नहीं था जब कटे। रोजगार का तो फिर उनके यहाँ हरवाही चरवाही या गुलामी करिए आप, और उनकी मर्जी के हिसाब से आपका जीवन यापन होगा। तो इसलिए क्या है कि आदमी को तो फिर धीरे धीरे सैकड़ों सालों के बाद फिर हमारे लोग जो है अपना जो है
जो वैभवशाली था, शूद्र जिसको कहते हैं, सा से शक्तिशाली, वो से उन्नतशील, दा से दानी, रा से रक्षक। तो ये इसकी शूद्र की परिभाषा नीचता में कन्वर्ट कर दिया। और जो असली परिभाषा शूद्र की है कि जो शक्तिशाली था, जो उन्नतशील था, जो है दा से दानी था, और जो है रा से रक्षक था। तो ये अपनी जो वैभवशाली या अपने जो ताकत को ये भूल गया कि हम तो, और उसके स्थान पर आर्यों ने भाग्य भगवती भगवान का प्रचार कर दिया और 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ 86 करोड़ देवियाँ और 35 करोड़ देवताओं की रचना कर डाली। कहा ये आपका भाग्य का फैसला करेंगे, यही है, इनकी आप पूजा करो, पाठ करो, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, सरस्वती की पूजा करके आप हाई स्कूल एंटर हो जाओगे, स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तमाम शिकार करके कि हमारा समाज अपने इतिहास को भूल गया, अपने पूर्वजों को भूल गया। इत्तेफाक से समय बदला, ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में वहाँ शिक्षा की मनाही थी नहीं, वहाँ जातिवाद था नहीं, अमीरी गरीबी तो थी, लेकिन वहाँ जातिवाद का जाति आधार पर शोषण नहीं था कि भाई ये जात पढ़ेगी, ये जात नहीं पढ़ेगी, ये औजार रखेगी, ये जात ये नहीं औजार रखेगी। तो जो 6000 जातियाँ बना करके इन्होंने क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लड़ाकू रहा, जैसे शेड्यूल ट्राइब, जिसने सरेंडर किया ही नहीं, वो भाग करके जंगल की पहाड़ियों में चला गया। और दूसरे नंबर पर जिसको हम चमार, जाटव, कुरील, हेन तेन शेड्यूल कास्ट की जो 63 जातियाँ हैं, जो आखिरी दम तक लड़ी और उनको गुलाम बना लिया गया। और गुलाम बनाने के बाद उनको सज़ा के तौर पर कहा कि तुम टट्टी उठाओगे, गांव के दक्षिण रहोगे, तुम पढ़ोगे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे। तो इस तरह से एक प्रकार का शेड्यूल कास्ट सज़ा में है, शेड्यूल ट्राइब सज़ा में। आज तक वो सज़ा चली आ रही है, किसी न किसी रूप में वो सज़ा चली आ रही है। तो इस प्रकार से जो आप जानना चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट को कैसे तैयार किया, तो शेड्यूल कास्ट को हमने ये बताया कि तुम राजा थे और राजा बनो। और बाबा साहब मानवर काशीराम जी की अगुवाई में आप लोगों ने पूरी तैयारी कराई और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार बनाई। तो ये पूरा अभियान चलाने में सील, चरित्र, ईमानदारी और मॉरल अथॉरिटी का कुछ योगदान था, या छल कपट करके और धक्का मुक्की करके आप लोगों ने सत्ता में? नहीं, वहाँ तो जैसे मैसेज से बनता है, मैसेज से मिशन बनता है। और जब मैसेज देना आप बंद कर देंगे तो मिशन अपने आप समाप्त हो जाता है। तो हुआ क्या है कि जिस विचारधारा को लेकर काशीराम के नेतृत्व में हम लोगों ने बात शुरू किया, तो जो इतिहास, पुराने इतिहास को, ये तो मैं इसलिए इतनी देर बोला कि पुराने इतिहास को आप लोगों को भी जानना चाहिए कि उसमें जिज्ञासा कैसे पैदा। हमारा स्पेसिफिक सवाल हमारे नए श्रोताओं के लिए कि इसमें सील, चरित्र, ईमानदारी और मॉरल अथॉरिटी, नैतिक बल का कुछ योगदान था, या हुड़दंगी करके बसपा सत्ता में आ गई? ये जो आपने कहा ना कि चाल चलन और चरित्र, और दूसरी चीज ईमानदारी कि मॉरल अथॉरिटी के बल पर, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग कर्मचारियों को पहले शुरू किया था, छोटे छोटे चपरासी बाबू तक थे, तो उसमें है क्या कि इनके रोजी रोटी का सहारा जरा बना रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसी को पहले किया। और मॉरल अथॉरिटी का तो ये था कि हम लोग जो है इतने जो सामाजिक विज्ञान एक किताब है, उसमें 7 जो विश्व की क्रांतियाँ हुई थी उसमें वर्णन है। मैंने किसी सामाजिक विज्ञान की किताब है और 9th में 10th में इसका सब्जेक्ट है, उसको मैंने पढ़ा। तो जो अगुआ थे वो बहुत साधारण थे। मतलब यह है कि हम लोगों की पोजीशन से उनका काफ़ी बिलो स्टेटस था। तो हमने कहा कि अगर ये ऐसे साधारण लोग दुनिया में क्रांति ला सकते हैं,
तो हमारी आर्थिक स्थिति इनसे अच्छी है, हम लोग क्यों ना इस अच्छे काम को करें। भाई जो है साधारण काम तो सभी कर लेते हैं, जो असंभव है, क्योंकि हम लोगों का सब कुछ गायब हो चुका था। हम लोग मतलब है कि हैव नॉट्स, हमारे पास कुछ नहीं था, तो जो हैव नॉट्स थे, तो हैव नॉट्स कुछ नहीं था, तो हैव नॉट्स को तैयार करने के लिए यही था कि भाई तुम्हारा तो छीना गया है, हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारा तो छीना गया है, यू आर द रूलर ऑफ दिस कंट्री। ये हमारा पहला वाक्य कैडर कैंप का, यू आर द रूलर ऑफ दिस कंट्री, आप इस देश के शासक हो। तो भाई आप शासक बनो, और शासक बनने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक औजार दे दिया। औजार क्या है? एक व्यक्ति होगा, एक वोट दे सकेगा, और उसकी कीमत भी एक ही होगी। तो सरकार में आने के लिए एक वोट का माध्यम है। तो पहले तो तलवारें टनकती थी, तलवार के बल पर होता था परिवर्तन, अब तो एक वोट का सहारा है। तो एक वोट के माध्यम से, तो एक वोट की वैल्यू हम लोगों ने समझाया। यहीं पर एक सवाल और आता है कि आप लोगों ने मानवर काशीराम जी की अगुवाई में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, तो ये पिछड़े वर्गों के लिए जो 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट लागू हुई, तो आप लोगों ने मंडल रिपोर्ट के पक्ष में लड़ाई लड़ी बहुजन समाज पार्टी से, या आप इसके खिलाफ थे? पिछड़े वर्गों को कैसे आपने जोड़ लिया? नहीं, वो मंडल कमीशन जो है, मंडल कमीशन में हम लोगों ने बड़े बड़े अधिवेशन किए। लखनऊ में सबसे बड़ा अधिवेशन था उस समय, जो है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बहुगुणा जी थे। जब बसें वगैरह आने लगी चारों तरफ से और सब तरह से, तो मैं तो मुश्किल से यहाँ से एक पानी पिलाने वाला एक ही टैंकर कर पाया। क्या मंडल रिपोर्ट के समर्थन में? हाँ, मंडल कमीशन को लागू करो और ना गद्दी छोड़ो, ये आप लोगों ने आंदोलन पहला ये, तो उससे पिछड़े वर्ग आपकी तरफ आकर्षित हुए। भाई सवाल ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियादी शुरुआत है, चाहे वो ज्योतिबा राव फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, छत्रपति साहू महाराज हैं, और भी तमाम से लोग हैं, इस पेरियार साहब हों, और ये बिहार वाले यादव जी जो हैं, तो जो लड़ाई शुरू की थी सामाजिक परिवर्तन की, लड़ाई शुरू किया था बैकवर्ड ने। और बैकवर्ड ने जब लड़ाई शुरू किया तो हम लोग ये समझे कि शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड जो है, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का कर्जदार है, क्योंकि इन्होंने हमारे तरक्की के लिए लड़ाई लड़ा, सावित्रीबाई। तो हमें अपने उधार चुकाने के लिए मंडल कमीशन को लागू करवा देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग का आरक्षण हो जाए। तो हम लोगों ने उस कर्ज को अदा करने के लिए कि भाई जो हमारे साथ है, मैं उसके लिए, उसके साथ मैं हूँ, तो उसको जो है हम लोगों ने ये मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी छोड़ो। तो क्या मानवर काशीराम जी भी मंडल रिपोर्ट के समर्थन में थे? अरे भाई वो उन्हीं के नेतृत्व में ये सम्मेलन ही ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये 6 साल तक 84 से 90 तक चला। अभी तो ये कहा जा रहा है कि अर्जुन सिंह ने मंडल रिपोर्ट की लड़ाई लड़ी, और कहा जा रहा है कि नहीं वो तो बीपी सिंह मसीहा थे मंडल रिपोर्ट की। क्या इन लोगों ने भी कभी आंदोलन किया मंडल रिपोर्ट के लिए, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह ने? देखिए, अर्जुन सिंह बताते हैं ये भी बैकवर्ड में आते थे, बघेल थे जी, और बीपी सिंह का तो मैं नहीं ज़्यादा जानता, वो भी शायद नहीं। इन्होंने कभी मंडल रिपोर्ट के लिए कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया? मंडल कमीशन के लिए कभी नहीं किया, बल्कि जो डेटा कलेक्शन किया मानवर काशीराम ने कि तमिलनाडु में लागू हो गया और जो कर्नाटक में लागू है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा है? वहाँ तो आरक्षण 70% हो गया, तो इसलिए पूरे देश में नहीं लागू था। तो पूरे देश की लड़ाई जो है काशीराम के नेतृत्व में, उसमें ये बामसेव था, इस बामसेव के माध्यम से ये मंडल कमीशन की लड़ाई शुरू हो गई, लड़ी गई थी DS4 की। तो उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हम लोग के पास साधन भी था, हम लोग सभी ज़्यादातर कर्मचारी थे, तो इसलिए जो लड़ाई शुरू हुई है, तो सबसे बड़ी ये चीज़, और उसके साथ यही था कि हमारा सब कुछ इन लोगों ने छीना है और हमें सब कुछ लेना है। ये भी था दिमाग में, ये भी आया कि सब कुछ छीना गया है, बैकवर्ड का सब कुछ, जैसे ऑपरेटेड और एक्सप्लॉइटेड जो है
ऑपरेस्ड और एक्सप्लॉइटेड दो शब्द हैं। ऑपरेस्ड माने जिसको कुचल दिया गया, एक्सप्लॉइटेड जिसका शोषण हो रहा है। तो कुचल दिया गया था जिसको, तो वो तो शेड्यूल ट्राइब है, और एक्सप्लॉइटेड जिसका शोषण हो रहा है वो ओबीसी का था। तो अब मैं डॉक्टर रामाधीन बाबूजी से भी उनके एक सेकंड मैं इसको राउंड अप करता हूँ। तो हमारी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई कि वी आर द सुप्रीमो ऑफ दिस लैंड, जी, हम इस धरती के महानतम व्यक्ति हैं, जी, और थे नहीं हैं, इसलिए कि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो जब महानतम व्यक्ति है तो महानतम व्यक्ति को गुलाम नहीं होना चाहिए, उसे तो राजा होना चाहिए, शासक होना चाहिए। हाँ, तो ये दिमाग में बैठाई। दूसरी चीज है कि अब राजा बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए तलवार गोली नहीं चलेगी। 1 वोट 1 वैल्यू 1 मैन, इतने पर बनता है। और संविधान हमारे साथ है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जब साथ है तो हमको इसी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर, और बाबा साहब ने कहा तो राइट ऑन योर वॉल्स दैट यू आर टू बी द रूलर ऑफ दिस कंट्री। अपनी तब दीवार नहीं थी, लेकिन ये कहा गया कि जाके अपनी दीवार पे लिखो हम इस देश के शासक हैं। तो तमाम से इस तरह के जो उसमें जोश भरने के लिए, हिम्मत बनाने के लिए। और एक बात ये भी है, आप इसको भाषण मत समझिए, ये हकीकत है कि हम यहाँ के राजा थे और हमको गुलाम बनाया गया है। कोई पार्टी हो, कोई बदले, अब ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो रहा है, अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है। कोई जो है इस तरह का जो है सामाजिक परिवर्तन की कोई बात नहीं करेगा। तो इसलिए किसी नेता ने कभी भी किसी भी समय कोई रिवोल्ट जो है मंडल कमीशन के लागू करने के लिए नहीं शुरू किया। जबकि जैसे माननीय अर्जुन सिंह का नाम आता है, बीपी सिंह का नाम आता है। बीपी सिंह तो प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन तो पहले लिखत पढ़त में वहाँ हाजिर था। ये है कि आप उसको अनाउंस कीजिए। तो जब हम लोगों ने कई स्टेट में मंडल कमीशन लागू करो वरना गलती छोड़ो, तो आ गया। बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा है राज बहादुर साहब से आपने सुना। 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट लागू हुई, और 7 अगस्त 90 के पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से नेता थे जो पटना से लेके, लखनऊ से लेके दिल्ली या भोपाल तक कोई मंडल रिपोर्ट के लिए धरना लगा रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे या मंडल रिपोर्ट के मुद्दे को पार्लियामेंट उठा रहे थे। तो आदरणीय राज बहादुर जी ने बताया कि वो मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में 1984 से लेके 1990 तक एक लगातार अनवरत आंदोलन चला, और उसके कारण मंडल रिपोर्ट लागू हो पाई। अर्जुन सिंह के बारे में तो मुझे जानकारी है कि एक भी दिन वो मंडल रिपोर्ट के पक्ष में कहीं पर खड़े नहीं हुए, कोई आंदोलन धरना में नहीं खड़े हुए। जबकि मानवर कांशीराम जी ने बीपी सिंह को चैलेंज किया 2 अगस्त 90 को कि अगर आपने 1 सप्ताह के अंदर मंडल रिपोर्ट लागू नहीं किया तो आपकी सरकार को चलता कर दिया जाएगा। तो 7 अगस्त 90 को ही मंडल रिपोर्ट करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 90 को देवीलाल और मानवर कांशीराम जी की संयुक्त नेतृत्व में बोट क्लब नई दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित हुई।